शहर के एक आलीशान फ्लैट में रहने वाले अमित और उसकी पत्नी रीना अपनी आधुनिक जीवन शैली में रमे हुए थे। अमित की बूढ़ी माँ शारदा जी गांव से आकर उनके साथ रहने लगी थी। शारदा जी स्वभाव से सरल थी और दिन भर घर के कामों में हाथ बटाने की कोशिश करती ताकि बच्चों को बोझ न लगे। एक शाम घर में कोहराम मच गया। रीना का सोने का कीमती कंगन अलमारी से गायब था। पूरे घर की तलाशी ली गई लेकिन वह कहीं नहीं मिला। काम वाली बाई पर शक गया पर उसने साफ मना कर दिया। तभी रीना चिल्लाकर बोली, अमित, माँ जी कल दोपहर को कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने खुद उन्हें अलमारी के पास देखा था। अमित ने माँ के पास जाकर कठोर लहजे में पूछा, माँ, क्या आपने रीना का कंगन देखा है? सच सच बता दीजिए, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। शारदा जी की आंखें पथरा गई। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन रीना का पारा चढ़ चुका था। उसने ताना मारते हुए कहा, अपने भतीजे की शादी के लिए चुराया होगा ना। गांव ले जाकर अपनी शान बघाड़नी होगी। बुढ़ापे में चोर बन गई आप। बेटे ने भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा, माँ, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। चुपचाप लौटा दीजिए वरना बात बढ़ जाएगी। शारदा जी कुछ न बोली। उस रात उन्होंने न खाना खाया न पानी पिया। उनकी ममता उस चोर शब्द के नीचे दबकर दम तोड़ रही थी। 2 दिन बाद अमित को अपने पुराने कोट की पैंट में कुछ भारी महसूस हुआ। उसने हाथ डाला तो दंग रह गया। वह रीना का वही सोने का कंगन था। उसे याद आया कि शादी की पार्टी से लौटते वक्त रीना ने कंगन उसे पकड़ाया था और उसने लापरवाही में उसे कोट की जेब में डाल दिया था। अमित और रीना के चेहरे शर्म से झुक गए। वे तुरंत माँ के कमरे की ओर भागे। कमरे में सन्नाटा था। शारदा जी ने अपनी पोटली बांध ली थी और खिड़की के पास बैठी शून्य में ताक रही थी। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, कंगन मिल गया, वह मेरी गलती थी, अमित लड़खड़ाती आवाज़ में बोला। शारदा जी धीरे से उठी और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, कंगन तो मिल गया लेकिन मेरा वो मान कहाँ से लाओगे जो तुमने 2 दिन पहले खो दिया। कंगन तो सोने का था पर तुम्हारी माँ की ममता मिट्टी की नहीं थी कि तुम उसे चोर कहकर पैरों तले रौंद देते। शारदा जी उसी शाम वापस गांव चली गईं। अमित और रीना के पास अब सोने का कंगन तो था लेकिन घर की वह बरकत और माँ का आशीर्वाद हमेशा के लिए चला गया था। शारदा जी के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया था। वह आलीशान फ्लैट जो कभी उनकी हंसी और पूजा की खुशबू से महकता था, अब किसी ठंडे म्यूजियम जैसा लगने लगा। अमित और रीना के बीच अब पहले जैसी बात नहीं होती थी। कंगन तो अलमारी में वापस आ गया था लेकिन उनके मन का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ महीने बीत गए। अमित ने कई बार गांव फ़ोन किया लेकिन माँ ने बस इतना ही कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। वह ना तो गुस्सा करती थी और ना ही अधिकार जताती थी। यह शांत व्यवहार अमित को अंदर ही अंदर काट रहा था। एक दिन रीना को तेज बुखार हुआ। घर अस्त व्यस्त हो गया। जब रीना बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी, उसे याद आया कि जब वह बीमार होती थी तो माँ जी रात रात भर उसके सिराहने बैठकर पट्टियाँ रखती थी।
उन्होंने कभी रीना को बहू नहीं बेटी माना था और बदले में रीना ने उन्हें चोर का तमगा दिया। रीना रोते हुए अमित से बोली, अमित, मुझसे यह बोझ और नहीं उठाया जाता। हमें माँ के पास जाना होगा। मैं उनके पैरों में गिरकर तब तक नहीं उठूंगी जब तक वह मुझे माफ़ नहीं कर देती। अगली सुबह दोनों गांव पहुँचे। घर के आंगन में शारदा जी एक पुरानी चटाई पर बैठी रुई धुन रही थी। अमित और रीना को अचानक सामने देख उनके हाथ ठिठक गए। रीना दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे सज़ा दे दीजिए, मुझे पीट लीजिए, पर मुझे पराया मत कीजिए। उस कंगन ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं अंधी हो गई थी माँ। अमित ने भी सिसकते हुए कहा, माँ, चोर आप नहीं, चोर हम हैं। हमने आपकी खुशियाँ चुराई, आपका सम्मान चुराया। हमें घर ले चलिए। आपके बिना वह घर नहीं रहा। शारदा जी की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। उन्होंने झुककर रीना को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। शारदा जी ने भारी आवाज़ में कहा, पगली, माँ कभी बच्चों से नाराज़ नहीं होती, बस दुखी हो जाती हैं। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो। अगर मैं तब रुक जाती तो तुम शायद यह कभी समझ ही नहीं पाती कि रिश्तों की कीमत सोने से कहीं ज़्यादा होती है। गांव के उस छोटे से घर में उस दिन फिर से चूल्हा जला और खुशियों की महक उठी। अमित और रीना समझ चुके थे कि बुढ़ापा कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि अनुभव और आशीर्वाद की छांव है। वे माँ को वापस शहर ले आए, लेकिन इस बार घर के कायदे बदल चुके थे। अब अलमारी की चाबी रीना के पास नहीं, बल्कि सम्मान के साथ शारदा जी के पल्लू में बंधी रहती थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें चाबी की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वह घर की मालकिन नहीं, उस घर की अन्नपूर्णा थी। शारदा जी शहर तो वापस आ गईं, लेकिन अब अमित और रीना के व्यवहार में एक गहरा बदलाव आ चुका था। यह कहानी केवल एक माफ़ी पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से रिश्तों के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। घर पहुँचते ही रीना ने सबसे पहला काम यह किया कि घर के मंदिर में शारदा जी के साथ बैठकर दिया जलाया। उसने सबके सामने यह प्रतिज्ञा की कि अब से घर का हर बड़ा फैसला माँ की सलाह के बिना नहीं लिया जाएगा। एक दिन रीना की कुछ सहेलियां घर आईं। बातों बातों में एक सहेली ने अपनी सास की बुराई करना शुरू कर दिया। रीना ने बड़ी शालीनता से उसे रोका और कहा, शायद हम अपनी आधुनिकता के घमंड में यह भूल जाते हैं कि जिन्हें हम पुराने ख्यालात का कहते हैं, असल में वही हमारी जड़ें हैं। कंगन खो जाए तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ का विश्वास खो गया तो दुनिया की कोई दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। शारदा जी ने कोने से यह बात सुनी तो उनकी आंखों में तृप्ति के आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बहू ने सिर्फ गलती नहीं सुधारी, बल्कि एक संस्कार भी सीख लिया। कुछ समय बाद घर में रिनोवेशन का काम लगा। कई मजदूर और अनजान लोग घर आ जा रहे थे। अचानक एक दिन अमित के ऑफिस के कुछ ज़रूरी कागजात और कुछ नकदी नहीं मिल रहे थे। अमित परेशान था, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। रीना ने कमरे में आकर देखा तो अमित शांति से चीज़ें ढूंढ रहा था। रीना ने धीरे से पूछा, अमित, कहीं माँ जी ने सफाई में
अमित ने तुरंत रीना की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं रीना, हम अब उस रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। अगर माँ ने उसे छुआ भी होगा तो वह हमारी भलाई के लिए ही होगा। संयोग से वह कागजात सोफे के पीछे गिरे मिले। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। यह केवल कागजात का मिलना नहीं था, बल्कि उनके आपसी विश्वास की जीत थी। साल बीतते गए। शारदा जी अब काफ़ी वृद्ध हो चली थी। एक रात उन्होंने रीना को अपने पास बुलाया और अपने हाथों से वही सोने का कंगन निकाला, वही कंगन जिस पर कभी चोरी का इल्ज़ाम लगा था। उन्होंने रीना का हाथ थामकर वह कंगन उसे पहना दिया और कहा, बेटी, यह कंगन अब सिर्फ गहना नहीं है, यह इस बात की याद दिलाता रहेगा कि कड़वाहट को प्यार से कैसे जीता जाता है। तुमने मुझे माँ बनाया, अब तुम इसे संभालो और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाना कि इंसानियत और इज्जत से कीमती कोई धातु नहीं होती। शारदा जी ने जब अंतिम सांस ली तो वह एक दुखी चोर के रूप में नहीं, बल्कि उस घर की सबसे सम्मानित कुलदेवी के रूप में विदा हुई। अमित और रीना ने उनके जाने के बाद गांव में उनके नाम से एक वृद्धाश्रम और संस्कार केंद्र खुलवाया, ताकि किसी और माँ को कभी अपने ही बच्चों के सामने चोर न बनना पड़े। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। शारदा जी की विरासत को संभालते हुए अमित और रीना अब खुद उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए थे जहां उनका अपना बेटा आर्यन जवान हो चुका था। आर्यन की शादी हुई और घर में बहू आई तन्वी। तन्वी आधुनिक ख्यालातों वाली लड़की थी। एक दिन घर में फिर वही स्थिति पैदा हुई जो सालों पहले शारदा जी के साथ हुई थी। रीना की एक हीरे की अंगूठी नहीं मिल रही थी। रीना और अमित अब बुजुर्ग हो चुके थे। तन्वी ने दबी जुबान में आर्यन से कहा, देखो ना माँ जी, आजकल चीज़ें रख कर भूल जाती हैं या फिर शायद जानबूझकर कहीं छिपा दी है ताकि मुझे परेशान कर सके। जब आर्यन अपनी माँ रीना से सवाल करने पहुंचा तो अमित ने उसे बीच में ही रोक दिया। अमित को बरसों पुराना वह दृश्य याद आ गया जब उसने अपनी माँ शारदा जी पर शक किया था। अमित ने आर्यन और तन्वी को अपने कमरे में बुलाया। उसने वह सोने का कंगन निकाला जो शारदा जी ने रीना को दिया था। अमित ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, तन्वी, आज के कई साल पहले इस घर में एक चोर पकड़ा गया था। वह चोर कोई और नहीं बल्कि मेरा अहंकार और तुम्हारी माँ की नासमझी थी। हमने अपनी माँ पर शक किया था, जिसका पछतावा आज भी मेरे सीने में एक टीस बनकर उठता है। अमित ने कंगन तन्वी के हाथ में रखा और कहा, बेटा, घर में कोई चीज़ खो जाए तो उसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर नज़रों में अपनों के लिए सम्मान खो जाए तो वह 7 जन्मों में भी वापस नहीं मिलता। आज तुम अंगूठी ढूंढ रहे हो, कल शायद तुम हमें भी अपने जीवन के लिए बोझ समझने लगो। तन्वी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत रीना के हाथ थाम लिए। कुछ ही देर बाद वह अंगूठी ड्रेसिंग टेबल के नीचे दबी हुई मिल गई। तन्वी की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उस रात घर के आंगन में लगे शारदा जी के चित्र के सामने एक दीप जल रहा था। रीना ने महसूस किया कि उसकी सास ने उसे जो कंगन दिया था वह सिर्फ सोना नहीं था, वह एक सुरक्षा कवच था जिसने आज उसके बुढ़ापे को अपमानित होने से बचा लिया।
शारदा जी की आत्मा आज स्वर्ग से मुस्कुरा रही होगी। उन्होंने अपनी सहिष्णुता से जो बीज बोया था वह अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था। अमित और रीना ने अपनी माँ से जो माफ़ी मांगी थी उसकी सच्ची परिणति तब हुई जब उन्होंने अगली पीढ़ी को भी वही संस्कार सौंप दिए। आर्यन और तन्वी ने अपने पिता अमित और माँ रीना से जो सीखा उसने उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वे केवल अपने घर की शांति तक सीमित नहीं रहेंगे। तन्वी ने एक प्रस्ताव रखा, मम्मी पापा, हमने जो गलती की और आपने जो हमें सिखाया वह सबक आज की पीढ़ी के बहुत से बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। अमित और रीना के मार्गदर्शन में उस परिवार ने अपने पुराने पुश्तैनी घर को शारदा स्मृति सदन के रूप में विकसित किया। यह कोई साधारण वृद्धाश्रम नहीं था, यह एक पीढ़ी संगम केंद्र बना। इस केंद्र की खासियत यह थी कि यहाँ एक तरफ बुजुर्ग रहते थे और दूसरी तरफ अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल और हॉस्टल था। वे बच्चे जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया था, उन्हें उन बुजुर्गों का सहारा मिला। शारदा जी की तरह ही कई दादी नानी वहाँ बच्चों को कहानियाँ सुनाती, संस्कार देती और उन्हें जीवन का सार सिखाती। बच्चों ने उन बुजुर्गों को वह सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। अब किसी को चोर या बोझ कहने वाला कोई नहीं था। वर्षों बाद जब रीना का भी अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने तन्वी को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी शारदा जी की आंखों में हुआ करती थी। रीना ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तन्वी, यह कंगन अब तुम पहन लो, पर याद रखना इसे पहनना एक जिम्मेदारी है। यह कंगन इस बात का प्रतीक है कि इस घर में कभी किसी का अपमान नहीं होगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट आ रही है तो बस इस कंगन को छू लेना, तुम्हें मेरी और दादी जी की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। तन्वी ने कांपते हाथों से वह कंगन पहना और अपनी सास के माथे को चूम लिया। आज भी उस शहर में शारदा स्मृति सदन नाम की वह इमारत खड़ी है। वहाँ की दीवारों पर शारदा जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है जिसके नीचे स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं लेकिन संस्कार आत्मा की। सोने की चमक फीकी पड़ सकती है पर चैत्र की चमक युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों का रास्ता रोशन करती है। अमित, रीना और शारदा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी उस सोने के कंगन की तरह अमर हो गई जिसने एक बिखरते हुए परिवार को विश्वास और सम्मान के धागों में पिरो दिया था। शारदा जी की वह विरासत अब एक परंपरा बन चुकी थी, लेकिन कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ तब आया जब तन्वी और आर्यन की अपनी बेटी नव्या विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी थी। नव्या आज की पीढ़ी की लड़की थी, तेज, तार्किक और व्यवहारिक। जब उसने घर की इस कंगन वाली कहानी और स्मृति सदन के बारे में सुना तो उसे यह सब थोड़ा पुराना और काल्पनिक लगा। उसे लगता था कि सम्मान और प्यार नियमों से नहीं बल्कि अधिकारों से मिलता है। एक दिन नव्या ने अपनी माँ तन्वी के हाथ में वही पुराना कंगन देखा। उसने टोकते हुए कहा, मम्मी, यह कंगन कितना पुराना है और घिसा हुआ है। अब तो इसका डिजाइन भी फैशन में नहीं है। आप इसे उतारकर कोई नया ब्रेसलेट क्यों नहीं पहन लेती? और यह स्मृति सदन पर इतना वक्त और पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब है? तन्वी मुस्कुराई
और उसने नव्या को अपने पास बिठाया। उसने वह कंगन उतारा और नव्या की हथेली पर रख दिया। नव्या, यह सिर्फ सोना नहीं है, यह इस परिवार की अंतरात्मा है। इसी कंगन ने तुम्हारे दादा दादी को टूटने से बचाया था और मुझे एक अच्छी बहू और इंसान बनाया। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी पर बिना सोचे समझे आरोप लगाते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पूरे रिश्ते को मार देते हैं। कुछ हफ्तों बाद नव्या ने अपनी एक सहेली को घर बुलाया। सहेली के जाने के बाद नव्या का कीमती लैपटॉप बैग नहीं मिल रहा था। नव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि घर की नई सफाई वाली ने उसे चुरा लिया है। नव्या चिल्लाते हुए बाहर आई, मम्मी जी देखिए, आपकी ममता और संस्कार का नतीजा, उस सफाई वाली ने मेरा बैग पार कर दिया। मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। तन्वी शांत रही। उसने नव्या की आंखों में आंखें डालकर कहा, पुलिस को फ़ोन करने से पहले एक बार शांति से अपने कमरे की दोबारा तलाशी लो और याद रखना, अगर तुम गलत निकली तो तुम उस औरत का भरोसा हमेशा के लिए खो दोगी। नव्या पैर पटकती हुई कमरे में गई। अलमारी के पीछे एक बड़े डिब्बे के नीचे उसका बैग फंसा हुआ था। वह चोरी नहीं हुआ था, बस वहीं गिर गया था। नव्या कमरे से बाहर आई। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह सफाई वाली बाहर खड़ी सहमी हुई थी क्योंकि उसने नव्या की चिल्लाहट सुन ली थी। नव्या उसके पास गई और धीरे से कहा, सॉरी काकी, मुझसे गलती हो गई। तन्वी ने नव्या के हाथ में वह सोने का कंगन दोबारा पहना दिया। नव्या ने महसूस किया कि कंगन पहनते ही उसका हाथ भारी नहीं हुआ बल्कि उसका मन हल्का हो गया। आज नव्या शारदा स्मृति सदन की सबसे सक्रिय सदस्य है। वह वहां आने वाले युवाओं को एक ही बात सिखाती है, रिश्तों की तिजोरी में भरोसा सबसे कीमती जेवर होता है। अगर यह खो जाए तो पूरा जीवन निर्धन हो जाता है। वह कंगन आज भी उस घर में है। वह कभी पुराना नहीं होता, कभी घिसता नहीं। वह हर पीढ़ी के साथ और अधिक चमकने लगता है क्योंकि वह अब केवल सोने का नहीं रहा, वह माफ़ी, सहनशीलता और अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुका है। शहर में एक बहुत बड़ा संकट आया। एक प्राकृतिक आपदा के कारण शारदा स्मृति सदन का एक हिस्सा ढह गया और कई गरीब परिवारों के घर उजड़ गए। मदद के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। सरकारी मदद आने में समय था और लोगों के पास न रहने को छत थी और न खाने को भोजन। नव्या, जो अब उस केंद्र की कमान संभाल रही थी, परेशान थी। तभी तन्वी और बुजुर्ग अमित रीना किसी काम आई। नव्या ने अपनी अलमारी खोली और वह पुश्तैनी कंगन बाहर निकाला। उसने अपने परिवार को बुलाकर कहा, दादी जी ने इसे इसलिए नहीं सहेजा था कि यह तिजोरी में बंद रहे। उन्होंने इसे इसलिए बचाया था ताकि यह इंसानियत की रक्षा कर सके। आज जब लोगों के पास सिर छुपाने की जगह नहीं है तो इस सोने का मेरे हाथ में होने का कोई मोल नहीं। नव्या ने वह कंगन नीलामी के लिए रख दिया। जब शहर के बड़े व्यापारियों और लोगों को पता चला कि यह वही प्रायश्चित और प्रेम का कंगन है जिसकी कहानी घर घर में मशहूर थी, तो लोग भावुक हो उठे। एक बहुत बड़े परोपकारी व्यक्ति ने उस कंगन को उसकी असली कीमत से 10 गुना दाम पर खरीदा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। नीलामी जीतने के बाद उस व्यक्ति ने मंच पर आकर कहा, मैंने यह कंगन खरीदा है ताकि
आपदा पीड़ितों की मदद हो सके। लेकिन इस कंगन को अपने पास रखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। यह कंगन शारदा स्मृति सदन के संग्रहालय में रहेगा, ताकि आने वाली सदियों तक लोग देख सकें कि एक माँ के अपमान से शुरू हुई कहानी कैसे हजारों लोगों के जीवन में उजाला लाने वाली मिसाल बन गई। आज वह कंगन एक कांच के बक्से में शारदा स्मृति सदन के मुख्य द्वार पर रखा है। उसके नीचे एक छोटी सी पट्टी पर लिखा है, अपमान ने इसे पत्थर बनाया था, पश्चाताप ने इसे सोना बनाया और त्याग ने इसे अमर कर दिया। शारदा जी को उनके बेटे बहू ने कभी चोर कहा था, लेकिन आज वही नाम पूरी दुनिया के लिए निस्वार्थ प्रेम का पर्याय बन गया है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुंचती रहें। दोस्तों, आप यह भी बताइएगा कि आप मेरी स्टोरी कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं।